नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है यूनानी भौगोलिक चिंतन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगामी आने वाली आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी की भूगोल की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये। यहाँ पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। इसी वीडियो को अंत तक देखें, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं यूनानी भौगोलिक चिंतन। देखिए, इस वीडियो में कहाँ से क्या सवाल उठने हैं उसकी हम लगातार चर्चा करते चलेंगे। लगभग यूनानी जो ये काल हैं, इस काल में आपको 100 के करीब सवाल मिलेंगे और 100 के करीब हम सवाल की डिस्कशन करेंगे। यही सवाल आपको आरपीएससी के पेपर में मिल जाएंगे, यूजीसी नेट के पेपर में मिल जाएंगे। डायरेक्ट सवाल यहाँ से आने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि यूनानी काल जो है उसका समय कौन सा रहा है। देखें, ईसा पूर्व, मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर के और 300 ईस्वी तक, मतलब जो 900 वर्षों का काल है, 900 वर्षों का काल है। कौन सा? 600 तो वर्ष वो जो ईसा पूर्व के हैं और 300 वर्ष वो जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के हैं। टोटल 900 वर्षों का काल है। इसमें यूनानी भूगोलवेत्ता का भौगोलिक चिंतन का इतिहास रहा है। इसमें मैंने यहाँ पर आपके सामने कुल 14 भूगोलवेत्ता है जो यूनान से संबंधित है। यूनान को वर्तमान में क्या कह देते हैं? ग्रीस, जिसकी राजधानी कौन सी है? एथेंस। ये ध्यान में रखना है। पहला ही सवाल इसी स्क्रीन से आपको मिल जाएगा कि यूनानी भौगोलिक चिंतन के जो चिंतक हैं उनका क्रम क्या रहा है। तो यहाँ से पहला होमर, फिर थेलस, एनेक्जिमेंडर, डेमोक्रिटिस, पाइथागोरस, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इरेटोस्थनीज, पॉलीबियस, हिपार्कस और पोसिडोनियस। ये 14 भूगोलवेत्ता हैं। इनका क्रम आपने याद करना है। याद कैसे करना है उसकी भी बात कर लेते हैं। 3-3 का सेट बनाना है आपने। जैसे होमर, थेलस, एनेक्जिमेंडर को आपने एक साथ याद करना है। ये 3 जो है इसके लिए डेमोक्रेसी, पाई, हक से, इस ट्रिक से आपको याद करना है। डेमोक्रेसी, पाई, हक से, तो डेमोक्रेसी से डेमोक्रिटिस, पाई से पाइथागोरस, हक से हिकेटियस, ये याद हो जाएगा। फिर 3 का जोड़ा बनाना है। हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, ये आपने इस ग्रुप को याद करना है। फिर एक ट्रिक से याद करना है थियोफ्रेस्टस, इरेटोस्थनीज और पॉलीबियस के लिए कि थारे ई पॉल, इससे आप ये कॉम्बिनेशन भी याद कर सकते हैं। और अंत में क्या रह जाएगा? हिपार्कस और पोसिडोनियस। तो इनका जो क्रम है, क्रम निर्धारण से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्रम निर्धारण से बहुत बार सवाल पूछा गया है। आरपीएससी ने भी पूछा है इसके बारे में और यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है उसमें भी सवाल पूछा हुआ है। ये ध्यान में रखना है। अब हम इसके बाद में एक एक जो चिंतक हैं इसके, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम होमर की बात कर लेते हैं। देखते हैं होमर का सबसे महत्वपूर्ण इसके ग्रंथ रहेंगे इलियड और ओडेसी। ये आपने ध्यान में रखने। इलियड और ओडेसी जो इसके महाकाव्य लिखे हुए हैं, ये किसने लिखे थे? होमर ने लिखे थे। ये सवाल बनता है। इसने पृथ्वी का आकार वृत्ताकार माना है, तस्तरी के भांति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। वृत्ताकार, जैसे ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर सागर सरिता से चारों तरफ पानी से घिरी हुई है और इस पर 4 खंभों की रचना भी की है।
कि यहाँ पर 4 खंभे हैं, इन 4 खंभों पर आसमान टिका हुआ है, ऐसे जैसे टेंट बनाते हैं ना उस भांति 4 खंभों पर आसमान टिका हुआ है। और ये एटलस पर्वत के अधीन चारों के चारों जो पोल हैं उनको माना गया है। आकाश को अवतल टाइप का माना है, जिसको हम क्या कह देते हैं, नतोदर तल। एक होमर की 4 जो दिशाएं बताई है, उनसे जो हवा चलती है उनका वर्णन बहुत महत्वपूर्ण बनता है। यहां से सवाल आने के चांस रहते हैं, जैसे बोरस। अब बोरस दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है। इसकी प्रकृति कैसी थी, तीक्ष्ण थी, शीत थी, जो आसमान स्वच्छ कर दे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये बोरस प्रकार की हवा थी। नोटस, ये दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा थी, जो कि भूमध्य सागर से चलती है। ये तूफानी, आर्द्र और कभी कभी उग्र भी थी। जेफेरस, ये पूर्वी हवा थी, पूर्वी हवा। देखिए यूनान जो है उसको मैप पर देखते हैं पहले। यहां देखें, ये जो एरिया है ये इटली का है, ये वाला जो हिस्सा है वो यूनान का है, ग्रीस जिसको कहते हैं। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो ये जो यूनान के दक्षिण में भूमध्य सागर है, इसके उत्तर में ये यूरोपीय देश आ जाएंगे, इसके पूर्व दिशा से एशिया का हिस्सा आ जाएगा, और इसके पश्चिम दिशा से जो अटलांटिक महासागर से होते ये पवनें चल रही है, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ये यूनान की स्थिति है, ये यूनान की स्थिति आपने ध्यान में रखनी है। चलते हैं वहीं पर वापिस। तो ये चीज आपने जैसे बोरस पढ़ा, नोटस पढ़ा, यूरस पढ़ाई। अब यूरस कौन सा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, जहां पर उष्ण और सरल जो पवने हैं उनका स्वभाव देखा जाता है। और ये कौन से हिस्से से आ रही है, अरब कंट्री से आ रही है, जो कि मरुस्थलीय हवा है। ये चीज ध्यान में रखनी है। पश्चिमी हिस्सा इसका जो है, वहां से पश्चिमी हवा भयंकर और झंझावट और चिपचिपी है, अपने आप ही है, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, ये अटलांटिक महासागर से होकर के आ रही है। तो ये विक्षोभ वाली भी होगी, भयंकर भी होगी, झंझावट भी होगी और आर्द्रता से भरी होगी। ये चीज किसने बताई थी, ये होमर ने बताई थी। ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है, इसके ग्रंथ ध्यान में रखने हैं, आकाश की स्थिति याद रखनी है, चारों स्तंभों को याद रखना है, और चारों जो पवनें चल रही है, दिशाएं जो हैं उनको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थैलस। थैलस, थैलस कौन है, पहला यूनानी विचारक जो कि दार्शनिक और खोजी भी था, दार्शनिक भी था और खोजी भी था, ये ध्यान में रखना है। ज्यामितीय के अनेक आधारभूत प्रमेयों को जन्म दिया। पृथ्वी की माप का श्रेय थैलस को ही जाता है, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले पृथ्वी तल पर वस्तुओं की स्थिति निर्धारण के प्रयास थैलस ने किए थे। पृथ्वी को जल में तैरती हुई एक तस्तरी की भांति माना था। ब्रह्मांड विज्ञानी माने जाते हैं। अपने अनुमानों और भविष्यवाणी का आधार जल को माना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सूर्य ग्रहण की तिथि 28 मई निर्धारित की थी। 28 मई कब, ईसा पूर्व 585 में घोषित कर दी थी। आयोनियन दर्शन के पिता, बहुत बार आया हुआ सवाल है, आरपीएससी का और नेट का, बहुत ही अच्छा सवाल है। भूकेंद्रीय अवधारणा दी थी। भूकेंद्रीय अवधारणा में क्या होता है कि ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के केंद्र में कहीं कोने में एक आकाशगंगा, आकाशगंगा के कोने में एक सौरमंडल, उस सौरमंडल के कोने में भी एक पृथ्वी है अपनी। ये तो वर्तमान की स्थिति है। वो क्या कहते थे कि ब्रह्मांड के केंद्र में ही पृथ्वी है। ये चीज बताई थी जो कि गलत है, लेकिन सबसे पहले बताने वाले कौन थे, थैलस थे। ये चीज ध्यान में रखनी है। अफ्रीका में एक नदी बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है।
जो कि दो नदियों का संगम है, एक नीली नील है, एक श्वेत नील है। उसने उस नील नदी के बारे में बताया था कि वाहेल गजल और वाहेल अजरक, गजल श्वेत होती है, अजरक नील होती है। तो नीली नील और श्वेत नील ये कौन से नदी का संगम है? ये इन दोनों का संगम बन करके नील नदी बनती है, ये चीज बताई थी। और भूमंडल को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटने वाले प्रथम दार्शनिक कहें या प्रथम भूगोलवेत्ता कहें तो कौन होगा? थैलस होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर ये थैलस के शिष्य ही हैं। बेबीलोनिया में नोमोन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये धूप घड़ी है। धूप घड़ी है कि ये एक छड़ी है, इस तरफ से सूर्य यदि आ रहा है, इस तरफ से सूर्य की रोशनी है, तो इसकी जो छांव है वो इस तरह लंबी होगी, इस तरफ। यदि सूर्य इस तरफ है, यहाँ पर है, तो इसकी छांव इस तरफ लंबी होगी। वर्तमान में ये बड़ी सिंपल सी बात लगती है, लेकिन उस समय सबसे पहले ये नोमोन के रूप में बताने वाले कौन थे? अनेक्जिमेंडर थे। यही वो व्यक्ति है जिसने विश्व का सबसे पहले मानचित्र बनाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बारंबार रिपीट होता है। इससे पहले सुमेरियन ने मानचित्र कला बताई थी, लेकिन विश्व का मानचित्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? एनेक्जिमेंडर को ही जाता है। इसने इस चित्र में यूनान को विश्व के केंद्र में दिखाया था। थैलस और एनेक्जिमेंडर को संयुक्त रूप से गणितीय भूगोल का जनक मानते हैं। देखिए, एक होता है भूगणित, भूगणित, और एक होता है गणितीय भूगोल, गणितीय भूगोल। यदि भूगणित की बात करेंगे तो उसका उत्तर तो इरेटोस्थनीज आएगा, इरेटोस्थनीज। यदि गणितीय भूगोल की बात करेंगे तो वो थैलस और एनेक्जिमेंडर को माना जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है, एक जैसे सवाल लगते हैं, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है इसमें। नेक्स्ट, यूनानी चिंतन तथा लेखन ज्यामितीय पद्धति को स्थापित करने का श्रेय एनेक्जिमेंडर को जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनेक्जिमेंडर ही है जिसने मानचित्र में पृथ्वी को, इस मानचित्र को गोलाकार बताया था, गोलाकार, और पृथ्वी को चारों ओर सागर सरिता से घिरा हुआ बताया था। होमर ने भी यही बताया, थैलस भी यही मानता है, एनेक्जिमेंडर भी यही मानता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रिटिस। डेमोक्रिटिस बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के आणविक सिद्धांत के निर्माण के रूप में किसको माना जाता है? डेमोक्रिटिस को। ये इंपॉर्टेंट बात बनती है। पाइथागोरस, एक ही सवाल बार बार रिपीट होता है कि पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने बताया था? गोलाकार आकृति पाइथागोरस ने बताई थी। इसके बाद जो नाम आता है हिकेटियस, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, और इसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ये कहाँ का था? यूनान में मिलेटस का था। यूनानी गद्य पद्धति में लिखने की कला इसी के पास थी। यही है वो प्रथम लेखक। कौन है? हिकेटियस, जिसने गद्य शैली में भूगोल को लिखा था। इसका एक ग्रंथ था जिसका नाम है जस्ट पीरियड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट पीरियड्स। यही ग्रंथ है जिसको भूगोल का पहला क्रमबद्ध भौगोलिक ग्रंथ माना जाता है। इसी ग्रंथ के कारण इसको क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। इसका जो कार्य है उसको पेरिप्लस कहा जाता है। पेरिप्लस, पेरिप्लस एक्चुअल में होता क्या है? तटीय सर्वेक्षण को कहा जाता है, और यही तटीय सर्वेक्षण क्रमबद्ध के रूप में इन्होंने कहाँ लिखा था? जस्ट पीरियड्स में। क्लियर है? मतलब जस्ट पीरियड्स का दूसरा नाम ही कहें तो क्या हो जाएगा? पेरिप्लस हो जाएगा। विश्व को 2 महाद्वीपों में बांटने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? हिकेटियस ने किया था। यह चीज आपने ध्यान में रखनी है। हिकेटियस का मानचित्र एनिमेंट के मानचित्र पर आधारित था। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनिमेंट का मानचित्र। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताने वाला प्रथम विद्वान, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है।
कि कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर मानने वाला प्रथम विद्वान कौन था? हिकेटियस ही था। परंतु त्रुटियां रही थी उसमें, क्या कि उसे पूर्वी खाड़ी समझा जाता था। सिर्फ इतनी सी बात उसने कैस्पियन सागर के लिए कह दी थी। स्त्री जनजाति को वह एड्रियाटिक सागर के शीर्ष पर मानता था, क्योंकि संपर्क जनजातीय रूप में सबसे पहले किससे हुआ था? स्त्री जनजाति से हुआ था। उसने सीथियन की मल्लेच्छनी और बर्बर जनजातियों का भी वर्णन किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा सकते हो यहाँ पर। जेस पीरियड्स, जेस पीरियड्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन, और वो भी किस रूप में? प्रादेशिक भूगोल के रूप में। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रादेशिक भूगोल के रूप में इसको माना है। इसीलिए क्या कह देते हैं हिकेटियस को? प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन माना जाता है? हिकेटियस माना जाता है। आधुनिक का कौन माना जाता है? रिटर माना जाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जनक तो रिटर है, प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है? ये हिकेटियस माना जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसके काल में कैस्पियन सागर हिरकेनियंस के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात बनती है, हिरकेनियंस के नाम से जाना जाता था। क्या? कैस्पियन सागर को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस का सीधा सा संबंध किससे माना जाता है? इतिहास से माना जाता है। यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही वो व्यक्ति है जो इतिहास और भूगोल का संबंध बताता है। भूगोल और इतिहास पारस्परिक संबंधित है। कौन बताता है? हेरोडोटस ही बताता है। हेरोडोटस प्रथम अग्रज इतिहासकार थे। इतिहास का पिता भी किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक तरीके से और भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता है। ये आरपीएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है, यूजीसी नेट ने बहुत बार पूछा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इन्हें अगणीय प्रजातीय वैज्ञानिक माना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी को समतल थाली के रूप में, वही तस्तरी के रूप में माने जाने वाला, ये जो यूनानी काल प्रथा चली आ रही है, वही इसने बताई है, जिस पर सूर्य पूर्व से पश्चिम चाप की तरह यात्रा करता है। वह प्रथम विद्वान माना जाता है जिसने विश्व मानचित्र पर यामयोत्तर देशांतर खींचने का प्रयास किसने किया था? वो हेरोडोटस ने किया था। यह यामयोत्तर उत्तर मिस्र से साइनोप प्रायद्वीप व डेन्यूब के मुहाने तक खींची गई थी। यह चीज आपने ध्यान में रखना है। डेन्यूब नदी का भी यहाँ पर वर्णन किया है। वह यूग्जियन सागर को अद्भुत सागर कहा करता था। यूग्जियन सागर का भी वर्णन किया है। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर मानने वाला भूगोलवेत्ता था। ये प्रथम नहीं है, इसके बाद किसके बाद आया? ये हिकेटियस के बाद आया। तो हिकेटियस के बाद मानने वाला प्रथम ऐतिहासिक भूगोलवेत्ता कहें तो ये हो सकता है। इसी भूगोलवेत्ता ने तापक्रम और हवाओं के प्रवाह का परस्पर संबंध स्थापित किया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रथम विद्वान है। ये तो आरपीएससी के टिप्स पे रहता है सवाल, ये बहुत बार पूछा जाता है। वह प्रथम विद्वान है जिसने विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन कौन से? एक तो यूरोप था, एक एशिया था और एक लीबिया। लीबिया दरअसल किसको कहते थे? अफ्रीका महाद्वीप को क्या नाम दे दिया था? लीबिया नाम दे दिया था। डेन्यूब को विश्व की सबसे बड़ी नदी मानते थे। देखिए यहां पर हमने जिक्र किया है इसका, जो देशांतर खींचे थे ना, उसमें डेन्यूब के मुहाने तक की बात की थी। और मुख्य नदी किसको मानते थे? डेन्यूब को ही मानते थे। कौन? हेरोडोटस। अब ये मत भूल जाना कि डेन्यूब नदी तो याद रह जाए लेकिन बताने वाले हेरोडोटस है, ये ऐसा ना हो जाए। कार्य आपने संपूर्ण करना है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो, निस्टर का मैदानी भाग।
नील नदी के पश्चात विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ है। इसने क्या बताया? नील नदी को सबसे उपजाऊ माना है, नील नदी के भाग को सबसे उपजाऊ माना है। यही वो व्यक्ति है जिसने नील नदी के डेल्टा का वर्णन किया था। डेल्टा एक्चुअल में ग्रीक भाषा के डेल्टा शब्द की आकृति होती है कि जहाँ से नदियाँ कई धाराओं में बट जाए, वो डेल्टा कहलाता है। तो उसी को उसने डेल्टा ग्रीक भाषा के माफिक दिखने वाला ये आकृति बता दी। तो नील नदी के डेल्टा के आधार पर इसने डेल्टा शब्द दिया था। डेल्टा शब्द देने वाले कौन थे? हेरोडोटस ही है। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। मिस्र को नील नदी की देन बताया है। ये जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी की देन है। ये चीज बताने वाले कौन थे? वो हेरोडोटस ही थे। ओलंपस और ओसा के खिसकने को भूकंप का कारण बताया है। ये भूकंप का वर्णन करने वाले भी भूगोलवेता माने जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही बात की थी किसकी? भूकंप की। किसमें? यूनानी भूगोलवेताओं में। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट भूगोलवेता देखें, नेक्स्ट है प्लेटो। प्लेटो देखिए, प्लेटो की सबसे पहले पद्धति जो है वो निगमनात्मक पद्धति है। निगमनात्मक पद्धति में होता क्या है? सबसे पहले नियम बताया जाता है, उस नियम पर आधारित फिर हम क्या चीज करते हैं? हम कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो नियम पहले, उदाहरण बाद में। ये चीज क्या कहलाती है? निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। भूकेंद्रीय अवधारणा दी थी इसने, जो फॉलो ही किया किसको? थैलस को। और पृथ्वी को गोलाकार बताया था किसकी तरह? पाइथागोरस की तरह। फिर अरस्तु की बात करते हैं। इसका भौगोलिक चिंतन में बहुत बड़ा योगदान है, ये चीज ध्यान में रखना। आगमनात्मक पद्धति थी, हालांकि प्लेटो का शिष्य है, लेकिन ये जो शुरुआत करता है वो उदाहरण से करता है। उदाहरण से नियम की ओर चलता है, उदाहरण से नियम की ओर चलता है। कौन? अरस्तु। तो इसीलिए इसकी पद्धति आगमनात्मक है। प्रथम महान स्वदेश्यवादी था। स्वदेश्यवादी क्या होता है? कि इस सृष्टि की रचना जिसमें मनुष्य, जैविक जितने भी कारक हैं, उन सब की रचना भगवान ने की है। और क्यों की है? कोई भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की है। यदि ऐसा मानने वाला कोई चिंतक होता है तो उसको क्या कह देते हैं? स्वदेश्यवादी कह देते हैं। इसीलिए प्रथम महान स्वदेश्यवादी पहले बताने वाले कौन थे? विस्तृत रूप से वो अरस्तु ही थे। हालांकि प्लेटो ने भी ऐसा जिक्र किया है, लेकिन विस्तृत अध्ययन महान स्वदेश्यवादी के रूप में कौन प्रस्तुत हुआ है? वो अरस्तु हुआ है। इसकी 3 पुस्तकें हैं। मेट्रोलॉजिका आई हुई है, नेट और आरपीएससी के टिप्स पे रहता है ये सवाल, ये ध्यान में रखना है। शाब्दिक अर्थ जलवायु विज्ञान से, आज भी मेट्रोलॉजी जलवायु विज्ञान ही कहलाता है। ट्रेटिस ऑन द हेवन ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित है, पुस्तक पूछी हुई है। ये भी किसकी है? अरस्तु की है। और पॉलिटिकल स्टडी के रूप में द पॉलिटिक्स, ये भी पुस्तक किसकी है? ये भी अरस्तु की है, ध्यान में रखना है। क्या बताया इन्होंने भौगोलिक अध्ययन के रूप में? विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र को तप्त क्षेत्र माना है। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन कहा है। ज्वार भाटा का कारण पवन संचार को माना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, आरपीएससी का, ध्यान में रखना है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम दार्शनिक था जिसने पृथ्वी को गोलाकार आकृति के बारे में निश्चित तर्कों के आधार पर लेखन किया था। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक सिर्फ सभी अंदाजे से बात कर रहे थे, सबके पास क्या था? अंदाजा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये निश्चित तर्कों की बात चल रही है। क्लियर है? इसने भूगर्भिक गैसों को भूकंप व ज्वालामुखी का कारक माना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उदाहरण देता है कि हेलिक्स का पूरा नगर का विनाश इसने अपनी आंखों से देखा था। किस के रूप में माना? कि ये भूगर्भिक गैस से ही हैं
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न हो रही है। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके बाद है थियोफ्रेस्टस। देखें, थियोफ्रेस्टस का सीधा संबंध किससे रहता है, वनस्पति शास्त्र से रहता है। वनस्पति शास्त्र का या वनस्पति भूगोल का जनक किसको मानते हैं, वो थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। भूतल पर वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण का तुलनात्मक वर्णन किसने किया है, थियोफ्रेस्टस ने किया है। नेक्स्ट, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज पहला भूगोलवेत्ता है जिसने विस्तार से विषुवत रेखा की जो लंबाई है उसको सही ढंग से नापा था। अक्षांश देशांतर खींच करके पूरी पृथ्वी का वर्णन किया था। 7 अक्षांश और 7 देशांतर बताए थे। और जो नोमोन यंत्र मैंने अभी बताया था, नेक्जिमेंटर ने बनाया था, वो नोमोन यंत्र को के आधार पर खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन है, इरेटोस्थनीज है। और पृथ्वी की आकृति गोलाब बताई है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है गोलाब। गोलाब क्या चीज होती है कि पूर्णतः ये वृत्ताकार या गोलाकार नहीं है। ये उत्तर से दक्षिण, ध्रुव से ध्रुव, वर्तमान में कितनी है, ध्रुव से ध्रुव इसका जो व्यास है वो कितना है, 12,714 किलोमीटर। और जो विषुवत रेखीय व्यास है इसका वो कितना है, 12,757 किलोमीटर। तो इसके बीच में जो 43 किलोमीटर का अंतर है, इसी वजह से इसको क्या कह देते हैं, इसकी आकृति गोलाब मान ली जाती है, दीर्घ वृत्ताकार मान ली जाती है, लधवक्ष गोलाब कह देते हैं, इलिप्टिकल कह देते हैं। ये पृथ्वी की आकृति के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। श्रीलंका को मैप में बताने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता यही है, जिसमें वास्तविकता से बड़ा तो श्रीलंका को बता दिया और भारत और अफ्रीका को छोटा बता दिया। त्रुटियां हैं लेकिन शुरुआत तो की है इन्होंने। भूगोल का जनक कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। भूगोल का जनक कौन सा जनक, शब्द का। केवल भूगोल का जनक आ जाए तब तो हिकेटियस है, हिकेटियस। और यदि यूं पूछ ले भूगोल शब्द का जनक, शब्द का जनक, तो कौन आएगा, तो इरेटोस्थनीज आएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसीलिए सर्वप्रथम भूगोल शब्द किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने दिया है। किस में दिया था, एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जियोग्राफिका। ये वो व्यक्ति है जिसने पृथ्वी की परिधि नापने का काम किया। देखें, इसने विषुवत रेखा भी नापी है, इसने इसकी परिधि भी नापी, और परिधि कितनी बताई, 25,000 स्टेडिया बताई है, जो कि वर्तमान के 24,901 स्टेडिया के बहुत नजदीक है। उस टाइम में लगभग सटीक नापती थी। क्या होता है स्टेडिया, एक स्टेडिया 10 स्टेडिया 1 मील के बराबर होते हैं। 10 स्टेडिया 1 मील के बराबर होते हैं। यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वास योग्य स्थान को इन्होंने एक्यूमेन कहा था। वास योग्य स्थान को एक्यूमेन कहने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता कौन है, इरेटोस्थनीज है। अभी मैं बता करके आया था कि भूगणित का संस्थापक है। ये भूगणित पूछ ले आपसे, या सीधा ही आपसे ये कह दे कि जियोडेसी, जियोडेसी का संस्थापक कौन है, तो कौन होगा, इरेटोस्थनीज होगा। यदि गणितीय भूगोल कह दिया तो थैलस एनेक्जिमेंटर है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। इरेटोस्थनीज ने उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार को अधिक माना है, जैसा कि वर्तमान में भी है। जलवायु के कुल 5 कटिबंध बताए हैं इन्होंने। जलवायु के कितने कटिबंध बताए हैं, 5। एक तो उष्ण है जो धरातल के बीचों बीच स्थित है, 2 शीतोष्ण है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में, और एक दोनों ध्रुवों पर। क्या चीज है, ये ध्रुवीय शीत। तो टोटल कितने हो गए, 2 तो ध्रुवीय वाले हो गए, 2 शीतोष्ण हो गए और एक उष्ण कटिबंध हो गया। तो 5 जलवायु प्रदेशों की इसने बात की थी। प्रथम समानांतर
वृत्त हरक्यूलस के स्तंभों से भारत छोर तक ये रचने वाला कौन था? इरेटोस्थनीज था। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इरेटोस्थनीज में से निश्चित ही एक सवाल आएगा। जो मैंने इसमें बताया है वो अच्छे से याद कर लें, एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है पॉलीबियस। पॉलीबियस के बारे में आप पढ़ेंगे तो अपर्दन की बात और निक्षेपण की बात होगी। मतलब इसने अनाच्छादन की बात की है। अनाच्छादन की बात की है। अनाच्छादन में क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन होता है। अपर्दन। अनाच्छादन के अलावा इसने क्या बताया है? निक्षेपण भी बताया है। उनसे उत्पन्न स्थल रूपों की बात की है, जैसे बाढ़ के मैदान और डेल्टा के निर्माण की। कौन कर रहा है? पॉलीबियस। किससे संबंधित है? भौतिक भूगोल से संबंधित है। ये भी आपका सवाल बन सकता है कि पॉलीबियस का संबंध किस भूगोल की शाखा से है? तो भौतिक भूगोल की शाखा से है। ये चीज ध्यान में रखनी है। हिपार्कस की बात करते हैं तो हिपार्कस मूलतः खगोल शास्त्री था। यही वो व्यक्ति है जिसने एस्ट्रोलैब की स्थापना की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एस्ट्रोलैब की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? हिपार्कस है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक वृत्त को 360 अंशों में सर्वप्रथम किसने बांटा? हिपार्कस ने बांटा। विषुवत रेखा को वृहद वृत्त बताया किसने? हिपार्कस ने। एक एक सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। उन सवाल से ही मैंने ये पूरी सीरीज बनाई है। तारागणों की प्रथम ज्ञात सूची, कैटलॉग ऑफ स्टार्स, यही सवाल दे देता है। कैटलॉग्स ऑफ स्टार्स का संग्रहणकर्ता कौन है? हिपार्कस है। ये चीज परिशुद्ध गणितीय सिद्धांतों के आधार पर अक्षांश और देशांतर किसने खींचे? देखिए, अक्षांश देशांतर इरेटोस्थनीज भी खींचता है, लेकिन ये गणितीय आधारों पर खींचने वाला कौन है? ये हिपार्कस है। पृथ्वी को प्रत्येक घंटे के लिए 15 अंशों में यामियोत्तर घूम रहा है। आज भी यही है कि 15 देशांतर यदि घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है, तो 1 घंटे का समय परिवर्तन हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। सेम आज के सिनेरियो से इसने बात बता दी थी। त्रिविमीय 3 विमीय गोलाभ पृथ्वी को 2 विमीय तल पर बदलने का श्रेय इसी को ही जाता है। यही वो व्यक्ति हैं जिसने स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप की रचना की थी। प्रक्षेप का मैं स्टीरियोग्राफिक क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, इसको प्रक्षेप की वीडियो में ही बताऊंगा बड़ा डिटेल से। बहुत अच्छा सवाल है ये। अक्षांश और देशांतर रेखा जाल के अनुसार इसने विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। प्रथम यूनानी जो 11 जलवायु प्रदेश बताता है वो हिपार्कस ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके बाद अंतिम जो भूगोलवेत्ता आएगा वो पोसिडोनियस आ जाएगा। अंतिम कौन? यूनानी। अंतिम यूनानी भूगोलवेत्ता कौन है? पोसिडोनियस। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द ओशियन। द ओशियन। इसी से समझ जाएंगे कि समुद्र विज्ञान से संबंधित कुछ बात कर रहा है। क्या कि अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। किसने बताया? पोसिडोनियस ने। इसी के आधार पर इसको भौतिक भूगोल का पिता कहते हैं। सीधा सा सवाल पूछ लिया जाता है, भौतिक भूगोल का पिता किसे माना जाता है? पोसिडोनियस को। महासागरों की गहराई नापने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान कौन है? ये पोसिडोनियस। ये द ओशियन इसकी किताब है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पोसिडोनियस ने अरस्तु के इस विचार को नकार दिया। क्या कहा था अरस्तु ने? अरस्तु ने यह कहा था कि उष्णकटिबंधीय विषुवतीय भाग उष्णता के कारण मानव बसाव के लिए अनुपयुक्त हैं, लेकिन वर्तमान संदर्भ में ये सटीक नहीं बैठता है। वहां पर भी मानव बसावट है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इससे संबंधित एक चीज है, यूनानी भूगोलवेत्ताओं से संबंधित एक चीज है। ये भूगोलवेत्ता, यूनानी भूगोलवेत्ता ही वो व्यक्ति हैं सर्वप्रथम जिन्होंने लेखन कार्य में ये बताया था कि भूगोल में क्या पढ़ना चाहिए। भूगोल में क्या पढ़ना चाहिए।
और इन यूनानियों के बाद में जो इनके फॉलोअर्स ही रहेंगे वो कौन है, रोमन्स। इन्होंने भी यही बताया था कि भूगोल में क्या पढ़ना चाहिए। इसीलिए यूनानी और रोमन, इन्होंने सर्वप्रथम ये नवाचार किया था कि भूगोल में क्या पढ़ना चाहिए, ये इस चीज का उत्तर दिया था। इसीलिए जब भी ऐसी बात आती है तो उसको उस संबंधित विषय का शास्त्रीय काल कहा जाता है। तो भूगोल में शास्त्रीय काल, कौन सा शास्त्रीय काल, प्राचीन शास्त्रीय काल, प्राचीन शास्त्रीय काल। तो प्राचीन शास्त्रीय काल कौन सा है, यूनानी और रोमन काल को कहते हैं, जिसमें से यूनानी काल आपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो तुरंत वही काम करना है जो करते आए हो। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर भी कर दें, ताकि आप जैसे ही जो व्यक्ति भूगोल का अध्ययन करना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।